So very good morning to all of you. So good morning, good morning. So दोस्तों, आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं विद द जर्नल. लेकिन इससे पहले कि मैं शुरू करूं जर्नल, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं. आप लोगों का अभी अकाउंटिंग जर्नी की जस्ट शुरुआत है. एकदम. मतलब मैं हमारे एक कलीग थे, वो जो बोलते थे, उनसे मैं बहुत प्रेरित होकर एक वर्ड पे आया हूं. आप लोग अकाउंटिंग की दुनिया में कौले हो. ठीक है. तो बहुत कौले हो अभी आप लोग. लेकिन ये वक्त आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आई एम टेलिंग यू व्हाई. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वक्त में क्या होता है कि दो अलग अलग तरह के फौज बनती है. ठीक है, दो अलग अलग तरह के, एक मेजर वाला और एक माइनर वाला. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जब जर्नल एंट्री पास करने की बारी आती है, तो वो लोग ट्रांजैक्शंस देख के उनको याद हो जाता है, वो याद कर लेते हैं कि सर ये ट्रांजैक्शन दिखा ना, तो ये अकाउंट को डेबिट करने का, ये अकाउंट को क्रेडिट करने का है. एंड वहां से धीरे 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 आदत एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाती है कि वो बस याद ही कर लेते हैं, बस याद ही करते रहते हैं कि यार ये अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट क्रेडिट. कुछ भी दिखा तो ये अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट क्रेडिट. ठीक है. रीजन पूछो, वो मत पूछना. मुझे पता है कि ये अकाउंट डेबिट, ये अकाउंट क्रेडिट. ठीक है. व्हाट आई वांट इज कि आप लोग एक बात को ध्यान में रखो कि यू आर गोना बिकम अ प्रोफेशनल. ठीक है. अपने अंदर उस फील को लाओ. मतलब टू बी अ प्रोफेशनल यू हैव टू लिव लाइक अ प्रोफेशनल, यू हैव टू थिंक लाइक अ प्रोफेशनल. कहने का मतलब, आप जरा इमेजिन करो, आप लोग जब प्रोफेशनल बन जाओगे, आपका एक प्रॉपर एक ऑफिस होगा, राइट? एसी केबिन, अपना खुद का एक टेबल, अपना खुद का एक चेयर रिवॉल्विंग वाला, राइट? वहां बैठे हो और आपके सामने आ रहे हैं कुछ क्लाइंट्स. ठीक है. वो क्लाइंट क्यों आ रहे हैं? सिर्फ देखने के लिए आ रहे हैं, या बाबा कितना मस्त दिखता रही है, ऐसा आएंगे क्या? नहीं ना. वो लोग क्यों आएंगे आपके पास? वो लोग आएंगे उनके किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, राइट? सो विल यू बी गेटिंग अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू व्हेन यू बिकम अ प्रोफेशनल? सर ये क्वेश्चन है, इसका आंसर निकाल के दे दो. नो ना. सर बात को समझो. लाइफ इज नॉट ऑलवेज अबाउट लुकिंग एट अ क्वेश्चन एंड गेटिंग द आंसर. एक फॉर्मेट बनाना है, उसका आंसर लिख देना है, काम खत्म. इट इज नॉट लाइक दैट. ठीक है. इट माइट बी लाइक दैट फॉर सम, बट नॉट फॉर अस. है ना? हमारे लिए what is important is that we should be capable enough that whenever someone comes to us with a problem relating to accounting, we should be in a position to solve it, right? अगर आगे वाले को किसी भी तरह की अकाउंटिंग में कोई भी डिफिकल्टी जा रही है, तो मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं उसका इलाज बता पाऊंगा, उसका सॉल्यूशन बता पाऊंगा. करेक्ट. तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसी के लिए हम लोग ट्रेन हो रहे हैं, राइट? तो ये ट्रेनिंग में व्हाट आई वांट इज कि आप लोग सिर्फ एक क्वेश्चन देखो और उसका आंसर निकाल लो, काम खत्म. ऐसा ना करते हुए आप उसके पीछे के रीजनिंग के पीछे जाओ. समटाइम्स बेटा, रिजल्ट या डेस्टिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेस. है ना? तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग अभी आगे बढ़ते वक्त सिर्फ फाइनल आंसर, आंसर आ गया सर, खत्म काम मेरा, ऐसा मत देखना. आप लोग रादर उसके प्रोसेस पे ज्यादा फोकस करो. ठीक है. मैं आपको इतना बता देता हूं कि आप लोग अगर 11th और 12th की पढ़ाई कर रहे हो, वहां पर आप लोग सीधा आंसर की तरफ ध्यान दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां चलेगा. ठीक है. लेकिन जब आप प्रोफेशनल जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, यहां पे प्रोसेस ज्यादा मैटर करेगा. ठीक है. चलिए, तो मैं अभी आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं. मैं इसे क्वेश्चन जानबूझ के कह ही नहीं रहा हूं. दिस इज नॉट अ क्वेश्चन. मैं आपके सामने कुछ सिचुएशन दे रहा हूं, कुछ ट्रांजैक्शन दे रहा हूं. आप ऐसा समझो कि आपके पास एक क्लाइंट आया. आप ऐसा समझो, आप प्रोफेशनल बन गए, आपके ऑफिस में बैठे हो, आपके पास एक क्लाइंट आया है. ठीक है. उससे पैसे मिलने वाले आपको. इमेजिन करो ना यार. है ना? अब वो जो ये जो आपको बता रहा है एक एक करके ट्रांजैक्शन, इन सब का हमें जर्नल एंट्री पास करना है. ठीक है. अब फिर से मैं यहां पे बोल दे रहा हूं, मैं कितना भी कहूं, यहां पे कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो रेस में लग जाएंगे. सर धर 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 खत्म. ठीक है. मुझे ये रेस नहीं करवाना है. यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं. डोंट बी पार्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो रेस में बस आंसर निकालने में लगे रहते हैं. बी पार्ट ऑफ दोस रेयर पीपल हु आर फोकसिंग ऑन द रीजनिंग बिहाइंड वॉट एवर दे आर राइटिंग. ठीक है. तो ये बात को ध्यान में रखते हुए आज के जर्नी को शुरू करते हैं. सर हमारे पास एक क्लाइंट आया. ये क्लाइंट ने क्या किया, अभी अभी अपना मेडिकल स्टोर चालू किया, मेडिकल स्टोर. ठीक है. अब वो हमारे पास आया. क्यों आया? भाई बोल रहा है कि यार मुझे ना थोड़ा लोन वोन लेना है, मुझे ना लोन लेना है. अब लोन मांगने गया तो बैंक वाला कहता है कि सर आपका आईटीआर दिखाओ. क्या दिखाओ? आईटीआर. सर आईटीआर क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न. समझे बात को?
इनकम टैक्स के बारे में तो सभी ने सुन रखा है कि नहीं? तो सर इनकम टैक्स जब हम लोग फाइल करते हैं तो उसी को कहा जाता है इनकम टैक्स रिटर्न। मतलब रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स नहीं है, वापस मिलने वाला बात नहीं है ये, उसका नाम है। जो आप फॉर्म वगैरह भर के जो सबमिट करते हो ना, उसे बोलते हैं रिटर्न फाइलिंग, ठीक है ना? तो आपने ये इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अब वो बोल रहा है सर मुझे तो कुछ पता ही नहीं क्या है, मैं कितना टैक्स भरूंगा, टैक्स डिपेंड करता है इनकम पे, मेरे को तो ये भी नहीं पता कि इनकम क्या है। सर मुझे ना प्लीज सारे के सारे कैलकुलेशन करके दे दो, ठीक है? तो वो हमारे पास पूरे डिटेल्स लाके दे रहा है। अब हमें क्या करना है, उन डिटेल से पूरी अकाउंटिंग पहले करनी है, और उसके बाद उसके मुताबिक इनकम कैलकुलेट करके उसका रिटर्न फाइल करवाना है, रिटर्न फाइल करवा के उसको लोन दिलवाना है। आप समझ रहे हो कहां का काम है? तो आपको इस पूरे काम का इतना सा एक पार्ट है जर्नल एंट्री पास करना। जर्नल एंट्री इज जस्ट शुरुआत, है ना? उसके बाद लेजर बनाना है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाना है, उसके बाद उसको फाइनेंस फाइनलाइज करना है। फाइनलाइज करने में भी एज अ सीए जो डिफिकल्टी आपको जाती है, लेट मी टेल यू दैट, ठीक है? आपको एक किस्सा बताता हूं, बताना नहीं किसी को, ऐसे ही बता रहा हूं, ठीक है? हुआ क्या था कि एक बंदा आया मेरे पास, ठीक है? मतलब ये कब की बात है, आप लोग को आर्टिकलशिप करना पड़ेगा, ये मालूम है आपको? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना पड़ता है, सबको पता है ना? हाँ। तो मेरे दिन थे जब मैं प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए गया, एक जन के पास मैं काम कर रहा हूं, ठीक है? तो हुआ ये कि एक क्लाइंट आया, ठीक है? वो क्लाइंट का केस मेरे पास आया, करोड़पति क्लाइंट, ठीक है? करोड़पति क्लाइंट मतलब उसके इनकम ही करोड़ों में है, जम के, ठीक है? तो मेरे पास उसका काम आया कि मुझे उसका इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने का है, ठीक है? अब इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने का है, तो मैंने बोला कि सर मेरे सामने क्वेश्चन दीजिए, गिव मी द ट्रांजैक्शंस। तो उन्होंने मेरे हाथ में एक छोटा सा एक बुक थमा दिया, जिसको हम लोग कहते हैं पासबुक। देखा है कभी पासबुक? पासबुक क्या होता है पता है? बैंक की तरफ से मिलता है ना? तो उन्होंने एक छोटा सा पतला सा पासबुक थमा दिया मुझे, बोला ये देख ले और बना ले। बोला है सर, मेरे को तो आदत है कि एक क्वेश्चन आता है, फिर मैं उसका जर्नल एंट्री करता हूँ, लेजर पोस्टिंग करता हूँ, ऐसा ऐसा करता हूँ, ये क्या दे रहे हो आप मुझे? बोला जो है यही है, उसने कुछ मेंटेन नहीं किया, तू बना। कुछ समझ रहे हो? तो जरा सोच के देखो, अभी आप लोग जो किताबी भाषा में देख रहे हो और प्रैक्टिकल दुनिया में कितना जरा फर्क होगा, है ना? ओके। अब मेरे सामने एक केस तो आ गया, अब मैं क्या करूं? तो ठीक है सर, वहां पे मैंने उसको देख के अपने हिसाब से सब चीजें की। कैसे किए? वहां पे जो जो चीजें मुझे दिखे, उसके अलावा अपने मर्जी से मैंने कुछ कुछ कैश ट्रांजैक्शंस प्रोड्यूस किए। दिस इज समथिंग दैट ईच वन ऑफ यू विल बी डूइंग इन फ्यूचर। मैंने क्या कहा? प्रोड्यूस किया। मतलब समझ रहे हो? सर मेरे पास कोई बिल है ही नहीं, मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं, लेकिन मुझे फाइलिंग करने का है। कहां से करूंगा? इमेजिन, इमेजिनरी, गेटिंग मी? तो इमेजिनरी क्या ऐसा करने का ना, ओ वैसा करने का। अरे भाई उस पे भी लॉजिक बैठना चाहिए, क्योंकि आप सरकार को फाइल करने जा रहे हो। सरकार को शक हुआ तो वो चेक करेंगे, तो चेक करेंगे तो जवाब भी आप ही को देना है। तो आपको लॉजिकली सोच के सब चीजें बनाना है। तो मैंने पूरा उस तरह से सोचा, एक एक चीज को कनेक्ट किया, कनेक्टिंग द डॉट्स जिसे हम लोग कहते हैं कि सर ये चीज का यहां पर ऐसा आना चाहिए, अब ये यहां आया तो ये यहां आना चाहिए, ये यहां आया तो यहां आना चाहिए। यहां आता है प्रोफेशनल का दिमाग। ये सब लोग नहीं कर पाते। बहुत सारे लोगों में कुछ लोग होते हैं जो इस तरह से सोच पाते हैं, और आप वही कुछ लोगों में बनने जा रहे हो, है ना? तो अपने दिमाग को उस लेवल का डेवलप करना पड़ेगा ना हमें। तो देखो हम लोगों ने क्या, मैंने क्या किया वहां पे, मैंने वो उस तरह से पूरा कैलकुलेशन किया, सब कुछ किया। पूरा होने के बाद उनका एक प्रॉफिट कैलकुलेट किया, प्रॉफिट के ऊपर टैक्स निकाला, टैक्स डाल के मैंने जो मेरे प्रिंसिपल थे उनको आके मैंने बताया कि सर देखिए इतना इतना आ रहा है। अब करोड़ों में इनकम है उनका, करोड़ में, तो टैक्स भी 80-90 लाख तो बेयर मिनिमम आ रहा है, ठीक है? तो मैंने उनको बताया सर ऐसा ऐसा कुछ आ रहा है, लगभग 1 करोड़ के आसपास का टैक्स आ रहा है विद सरचार्ज, मतलब वो और भी चीजें होते हैं, सब मिला के लगभग 1 करोड़ का टैक्स आ रहा है सर, ठीक है? तो मेरे प्रिंसिपल ने क्लाइंट को फोन लगाया, ठीक है? उनका आवाज थोड़ा ऐसा ना, थोड़ा पतला आवाज, ठीक है ना? अब आप मतलब थोड़ा अपन एक्टिंग तो करते ही रहते हैं ना। तो वो मेरे प्रिंसिपल ने, हाँ देखो ये ऐसा ऐसा 1 करोड़ के आसपास का टैक्स आ रहा है, भर दूं क्या? ठीक है? क्लाइंट बोला अरे पागल हो गए क्या, 1 करोड़ इतना कौन टैक्स भरेगा, मैंने मुझे नहीं भरना है, कम करो। तो प्रिंसिपल ने मुझे बोला अरे अभिजीत वो ऐसा बोल रहे नहीं होगा, कम कर। बोला अच्छा सर ठीक है,
ठीक है, चलो मैंने कैलकुलेशन फिर से किया, वापस रिकैलकुलेट। चलो यार, अब मैंने क्या किया, अभी बैक कैलकुलेशन किया कि भाई साहब अगर इनको ऐसा ऐसा करना है तो फिर इसमें कितना होना चाहिए, उतना कितना होना चाहिए, एक 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 एक, एक पूरा रिफ्रेम किया। रिफ्रेम करके मैंने बोला कि सर लगभग 40-50 लाख का टैक्स आएगा, अभी पूछ लो ना। 40-50 लाख का इनकम टैक्स जो सरकार को देना है, ठीक है। तो फिर से फोन किए, क्लाइंट बोला अरे नहीं नहीं नहीं, 40-50 कौन भरेगा, मैं नहीं भरूंगा। बोला अरे यार, ठीक है। फिर तीसरी बार मैंने फिर से रिकैलकुलेट किया, 10-15 लाख का टैक्स लगाया, ठीक है। तो 10-15 लाख का टैक्स आया, मैंने बोला कि चलो ये भरना है। क्लाइंट फिर से बोले नहीं नहीं, इतना भी नहीं भरूंगा। अरे यार, करे क्या। फिर मेरा भी दिमाग खराब हो गया, कितनी बार सॉल्व करोगे यार, कितनी बार एक ही चीज को बार बार कैलकुलेट करोगे, दिमाग खराब हो गया मेरा भी। बोला सर एक काम करो, आप पूछ लो उनको कितना टैक्स भरना है, उसके हिसाब से मैं कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है। तो उन्होंने फोन किया, भाई साहब का सोल्यूशन क्या आया, करोड़ों में इनकम, और बोल रहे हैं 1000-2000 भर दूंगा टैक्स में, ठीक है। तो मैंने फिर बैक कैलकुलेट किया कि भाई अगर 2000 रुपए टैक्स है तो एट इनकम टैक्स रेट इनकम कितना होना चाहिए, इनकम इतना होना चाहिए तो ये नेट प्रॉफिट होना चाहिए, सर ये नेट प्रॉफिट होने चाहिए तो खर्चे कितने होने चाहिए, इनकम कितने होने चाहिए, बाकी की चीजें कैसे होने चाहिए, सब मैंने उस तरह से बैक कैलकुलेशन करके सब चीजें बनाए। मैं अकेला हूं जो इस तरह से बना रहा है? नो, आप सब लोग करोगे, आप सब लोग, एक जन एक्सेप्शन नहीं होने वाला, आप सबको ये करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज वन ऑफ द वर्क दैट अ सीए डज, ओके। तो आपको मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने को वही लेवल की तैयारी करनी है, ओके। सो डोंट लुक एट एनीथिंग एज अ क्वेश्चन नाउ इन सीए जर्नी, बाकी सब जगह पे ठीक है, यहां पर आप अपनी जर्नी में जब कोई चीज आता है आप ऐसा समझो कि आपके सामने क्लाइंट का एक सिचुएशन आ रहा है एंड यू हैव टू हैंडल इट, ओके। तो सर मेरे पास ये मेडिकल स्टोर वाला आया, मेडिकल स्टोर आके बोल रहा है कि सर मुझे ना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइलिंग करना है। तो मैंने बोला कि आपके ट्रांजैक्शन दो, तो फॉर्चुनेटली ये बंदा मुझे ट्रांजैक्शन दे रहा है। ये ट्रांजैक्शन को देख के मुझे सबसे पहला काम जो करना है वो है जर्नल एंट्री पास करना, इसके बाद बहुत कुछ है, ठीक है। तो ये एक चीज को पहले हम लोग मास्टरी हासिल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो सर मैं आपको ये ट्रांजैक्शंस दे रहा हूं, क्या ट्रांजैक्शंस दे रहा हूं, एक एक करके, ठीक है। देखो, अपने अंदर के उस एथलीट को थोड़ा कंट्रोल में करना, अभी सभी लोग एथलीट, एथलीट की जिस मतलब मैं कह रहा हूं कि रेस में भागने वाला, ठीक है। देख मेरा आंसर पहले आ गया, अरे यार आंसर पहले आने से ज्यादा मैटर करता है द प्रोसेस, ठीक है। चलो आराम से इसके बारे में सोच के देखते हैं। सर पहला मुझे क्या दिखाई दे रहा है, स्टार्टेड मेडिकल स्टोर बाय इन्वेस्टिंग 25 लाख। जब मैं इस ट्रांजैक्शन को देखूंगा मेरे दिमाग में ये आ गया कि सर ये ओनर है ना, ये ओनर है, और इसने क्या किया, इसने एक मेडिकल स्टोर शुरू किया, और इस मेडिकल स्टोर में इसने 25 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, है ना। मैं इसे क्या कहूंगा, कैपिटल। मैं किसके नजरिए से सोच रहा हूं, बिजनेस के नजरिए से, राइट। तो बिजनेस के नजरिए से मेरे पास पैसे आए और बदले में मैं रिकॉग्नाइज करूंगा क्या, मेरा ऑब्लिगेशन बैक टुवर्ड्स द ओनर। अब यहां पे दो तरीके से सोचा जा सकता है, एक कहा जा सकता है कि ओनर इज द गिवर, जो सभी जगह पे लिखा भी है, बोला भी जाता है, एंड इट इज इजी ऑल्सो। लेकिन लॉजिकली ज्यादा सही ये है कि इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट दैट, आप इसे ऐसा देखो कि सर द मनी इज पेबल टू द ओनर, वी आर रिकॉग्नाइजिंग आवर ऑब्लिगेशन बैक टुवर्ड्स द ओनर। तो सर एक तरफ मेरे पास पैसे आए और दूसरी तरफ आई एम रिकॉग्नाइजिंग माई ऑब्लिगेशन, है ना। इस चीज को मुझे याद करना है, तो कैसे करूंगा, सर पैसे आए, कैश आया, कैश आया, तो फिर कैश अकाउंट शुड बी डेबिटेड। मानते हो ये बात, अकाउंटिंग भाषा में ऐसे लिखूंगा। सर कैश आया, कैश इज अ रियल अकाउंट। देखो अभी कुछ लोग अभी तक सोच नहीं पा रहे हो, जो लोग नहीं सोच पा रहे हो वो लोग को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, आराम से सोच के देखना। सर मेरे पास कैश आया, व्हाट इज कैश, कैश इज माई एसेट, है ना। पैसा एसेट है कि नहीं है, सर बिल्कुल है, वो तो सबसे बड़ा एसेट है, ठीक है ना। तो मेरे पास कैश आया, जैसे ही मैं किसी एसेट की बात कर रहा हूं मैं किसी रियल अकाउंट की बात कर रहा हूं। रियल अकाउंट में आपने क्या रूल पढ़ा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब बताइए कैश आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, तो डेबिट, कैश इज कमिंग इन, राइट। तो मैं इसका जर्नल एंट्री को यहां पर इस फॉर्मेट में लिखूंगा, ठीक है। तो सब लोग मेरे साथ में लिखोगे अभी, इसलिए इस जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना लो सब लोग। कैसा फॉर्मेट बनाओगे, पहले आप लिखोगे डेट, फिर लिखोगे पार्टी कुलर्स, फिर एक कॉलम बनाओगे जिसे हम कहते हैं लेजर फोलियो। आप ऐसा समझो लेजर का नंबर होता है ये,
लेजर एक दो थोड़ी बनने वाले, 1 2 3 4 5 6 10 12 15 20 50 100 बहुत बनने वाले, तो उनका नंबरिंग लिखोगे आप वहां पे कौन सा लेजर नंबर है, ठीक है। और फिर रुपीस के दो कॉलम, पहला वाला है डेबिट का कॉलम, दूसरा वाला है क्रेडिट का कॉलम, ठीक है। देखो बेटा, आप लोग 11th 12th के साथ में अपने प्रोफेशनल जर्नी को शुरू कर रहे हो, तो कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो डिफरेंसेस आपको समझने पड़ेंगे। आपके 11th 12th के प्रोसेस में फॉर्मेट में आपको कुछ एक्स्ट्रा लिखने पड़ेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको डेबिट क्रेडिट भी लिखना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। वो फॉर्मेट आप वहां पे देखोगे, लेकिन प्रोफेशनल जर्नी में ये जरूरी नहीं होता। प्रोफेशनल जर्नी में कुछ कुछ चीजें आर अंडरस्टूड, तो यहां पर आपको डेबिट क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं है। यहां पर ज्यादा मैटर करता है उसके पीछे की टेक्निकलिटी रादर देन द फॉर्मेट, ठीक है। यहां पर नहीं लिखा चलेगा। रेडी विद द फॉर्मेट? चलिए, अब फिलहाल मैंने इस क्वेश्चन में कोई डेट नहीं दिया है। डेट अगर दिया रहता तो वो डेट पहले हम लोग लिखते, फिर मैं यहां पे लिखूंगा बाय, पहले ऐसा लिखा जाएगा बाय। कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ सर? कैश अकाउंट डेबिट। सर कितने पैसे आए सर हमारे पास? हमारे पास आए हैं 25 लाख, तो अमाउंट के कॉलम में इधर 25 लाख, ठीक है, इधर डैश, ठीक है। बदले में क्या मैंने 25 लाख दे दिए ओनर को? नहीं सर, ये तो मेरे पास है। सो आई हैव टू पे इट बैक टू द ओनर इन फ्यूचर, सो आई एम रिकॉग्नाइजिंग माई ऑब्लिगेशन बैक टुवर्ड्स द ओनर। तो इसको मैं क्या कहूंगा? मैं यहां पे ऐसा लिखूंगा, टू कैपिटल अकाउंट। मैंने क्या किया? मैंने ओनर का अकाउंट बनाया, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, क्रेडिट टू होम मनी इज पेएबल, है ना। तो मुझे ओनर से पैसे रिसीवेबल है क्या? अभी सर रिसीव तो हो गए, अब ये जो पैसे हैं ये फ्यूचर में मुझे इन्हें वापस करना है अलोंग विद द प्रॉफिट, राइट। तो सर मैंने मेरा ऑब्लिगेशन यानी पेबल रिकॉग्नाइज किया, इसलिए मैंने इसे क्रेडिट किया, है ना। तो यहां पे मैं क्रेडिट वाले कॉलम में यहां लिख दूंगा 25 लाख, ठीक है। नरेशन में अंग्रेजी में लिख दूंगा यही चीज को, ठीक है। अंग्रेजी में कैसे लिखूंगा? एक्सप्लेन करना है मुझे ट्रांजैक्शन। बीइंग 25 lakhs, ये कैसे भी लिख सकते हो आप अपनी भाषा में, इन्वेस्टेड बाय ओनर, या इसी को लिखो बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय ओनर। अलग अलग तरह से लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, बस जो भी लिखा वो अंग्रेजी दिखना चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि कई बार हम लोग लिख तो देते हैं, लेकिन पढ़ने वाले को लगता है ये क्या लिखा भाई, अंग्रेजी तो ना है, ठीक है। बॉयज थोड़ा संभाल लेना, हाँ। मैं समझ सकता हूं यार, मैं भी ऐसा ही था, ठीक है, टेंशन नहीं लेना लेकिन। ओके ओके, लिख लिया सबने? अगला, फिर क्या किया सर? हम लोगों ने फर्नीचर परचेस किया। ओके, फर्नीचर कितने रुपए का है? 20,000 रुपए का है। सोच के देखते हैं इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ। इस ट्रांजैक्शन में हम लोगों ने एक फर्नीचर वाले के साथ में एक ट्रांजैक्शन किया, ठीक है। क्या हुआ? मेरे पास क्या आया? फर्नीचर वाले के पास से मेरे पास क्या आया? फर्नीचर, राइट। बदले में मैंने उसे क्या दिया? पैसे दिए, कैश दिया, राइट। सो फर्नीचर असेट है मेरे लिए, मैं यूज करने वाला हूं इसे, ठीक है। बदले में मैं कैश दे रहा हूं, असेट है सर, कैश जा रहा है। तो यहां पे दोनों असेट है। मैंने दो अकाउंट कौन से बन गए? फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, है ना। अब इन दोनों में, दोनों ही रियल अकाउंट है, फर्नीचर भी रियल अकाउंट, कैश इज ऑल्सो रियल अकाउंट, लेकिन इन दोनों में से एक आया और एक गया। क्या आया? फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्या गया? कैश, तो कैश अकाउंट क्रेडिट, राइट। चलो लिखते हैं अभी इसे, डेट जो भी है, बाय फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना सर? 20,000। बीइंग फर्नीचर
purchased. ठीक है, डन, बढ़े आगे। देखो आप लोग ना एक बार ध्यान से देखना, जब खुदों के मन से लिखोगे ना जल्दी लिख लोगे, और अगर इसमें ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है ना। अपन देखते हैं, पढ़ते हैं, फिर कुछ हद तक रिटर्न रहता है, वो लिखते हैं क्या था रे, हाँ, ज्यादा वक्त लग जाता है, डबल टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ठीक है, अभी तो शुरुआत है, लेकिन धीरे धीरे आप लोग इस काबिल बन जाओगे कि कुछ भी ट्रांजैक्शन आए आप लोग खुद ही लिख पाओगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। नेक्स्ट वन, बैंक अकाउंट ओपन बाय डिपॉजिटिंग 15,000, 15,000 कैश जमा करके हमने बैंक में खाता खोला, है ना। चलिए ठीक है, कैन आई से बैंक इज ऑल्सो एन आर्टिफिशियल पर्सन, है ना। सो सर मैंने बैंक में पैसे रखे, तो क्या वो बैंक के हो गए? ऐसा थोड़ी है, मेरे पैसे है सर। तो बैंक इज लाइक माई एजेंट, है ना। तो मैंने एजेंट के पास अगर पैसे रखे तो मैं ऐसे कैसे दिखूंगा? आप सोच के देखो, आपके पैसे अगर आप किसी के पास रखते हो, ठीक है, आपके पैसे आपने अगर मेरे पास रखे, वापस नहीं मिलेंगे फिर। कहने का मतलब आपने सपोज आपके पैसे मेरे पास रखे, तो आप उसे किस तरह से देखोगे? सर वो मेरे पैसे हैं, हाँ, संभाल के रखना, समझेगी नहीं? अच्छा मैं जब मांगूंगा मेरे को वापस देना है, हाँ? ऐसे देखोगे ना। तो सर यहां पे समझो, बैंक वाला आपका एजेंट है, आपने वहां पे पैसे रखे, लेकिन जब भी आप चाहो आप उस पैसे को निकाल सकते हो, होता है कि नहीं ऐसा? ठीक है ना। सो सर आप ऐसा सोच के देखो, आर्टिफिशियल पर्सन है तो बैंक के पास पैसे आए तो बैंक इज द रिसीवर, ये भी देख सकते हो, या ऐसे भी देख सकते हो कि जब चाहो मैं बैंक से पैसे रिकवर कर सकता हूं, तो रिसीवेबल बैक फ्रॉम द बैंक, राइट। एज द केस में भी पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, या डेबिट फ्रॉम होम मनी इज रिसीवेबल, कोई भी रूल लगाओ, बैंक को क्या करना है मुझे? डेबिट, ठीक है। और जरा सोच के देखना, कैश गया मेरे पास से, कैश इज माई एसेट, रियल अकाउंट, पैसा जा रहा है, सो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो इसका जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए? लिखो, यहां लिखो, बाय बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। यहां लिख दूंगा 15,000 और यहां लिख दूंगा 15,000। तरीके पे ग्रिप हासिल करो, पहले तो तरीका अच्छी तरह से समझ लो कि किस तरह से लिख रहा हूं। सर पहले डेबिट लिख रहा हूं फिर क्रेडिट लिख रहा हूं, डेबिट के बाजू में डेबिट वाले कॉलम में उसका अमाउंट, क्रेडिट के बाजू में क्रेडिट वाले कॉलम में उसका अमाउंट। फिलहाल हम लेजर फोलियो में कुछ भी नहीं लिख रहे, लेकिन हमारी जर्नी में मैं आपको यह बताऊंगा कि लेजर फोलियो का काम क्या है, ठीक है। लिखो यहां पे, बीइंग बैंक अकाउंट ओपन by depositing cash, ठीक है। झाला ओके। अगला मध्ये आगे बढ़ायचा, अगला काय आहे? पहले 3 हो गए हमारे, अगला इंटरनेट रिचार्ज पैक परचेस फॉर 1000। भाई आज इंटरनेट लाइफ है ना। अगर मैं कहूं 3 बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, तो सर फूड के बगैर हम जिंदा रह लेंगे, है ना। फूड क्लॉथिंग शेल्टर तीनों के बगैर जिंदा रह लेंगे, लेकिन इंटरनेट के बगैर जिंदा नहीं रह सकते सर, इंटरनेट चाहिए हमें। सो दैट इज वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज नाउ। सर इंटरनेट बिजनेस में भी चाहिए, पर्सनल लाइफ में भी चाहिए, बिजनेस में भी चाहिए। चलो सर, तो पैक खरीदा अपन ने इंटरनेट का पैक,
कहना से मेरा खर्चा है, क्योंकि इसका रिचार्ज करवाया तो 1 महीने के लिए होगा सर ये, राइट? 1 महीने, 2 महीने, 3 में मैक्स टू मैक्स, राइट? सो दिस इज माई एक्सपेंस, राइट? मैंने खर्चा किया, है ना? समझो इस बात को, जो चीज मुझे बार 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 लगातार लगता रहेगा, ये मेरे लिए एक रेगुलर एक्सपेंस हो गया सर। तो ये खर्चे को मैं क्या कहूंगा? इंटरनेट चार्जेस। ठीक है? आप ऐसा नाम मत बनना इंटरनेट रिचार्ज पैक, नो, इसको सीधा बोल दो इंटरनेट चार्जेस। ठीक है? तो इंटरनेट चार्जेस बदले में मैंने पैसे दिए, तो एक तरफ मैं इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं अबाउट एन एक्सपेंस। एक्सपेंस का नाम क्या दोगे? सीधा सीधा एक्सपेंस अकाउंट नहीं बोलोगे। एक्सपेंस बहुत सारे होते हैं, हर एक का अपना अपना एक नाम होगा। जैसे आप सब लोग हो, आप सबको मैं कॉमनली स्टूडेंट्स कहूंगा कि आपको अपने अपने नाम से पुकारूंगा। अहमियत होता है, समझ रहे हो बात को? इसी तरह से मैं सिंपल एक्सपेंस बोल दूं, नहीं भाई, हर एक का नाम होता है, तो नाम दो इसको। क्या नाम है इसका? इंटरनेट चार्जेस, राइट? तो मेरे एक्सपेंस को नॉमिनल अकाउंट क्या रूल कहता है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड। याद है ना सबको? तो सर इंटरनेट चार्जेस अकाउंट, इसको मैं क्या कर दूंगा? डेबिट करूंगा। बदले में मैंने क्या किया? पैसे दिए। पैसे दिए यानी कैश का आउटफ्लो हुआ, तो कैश अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड, कैश गोज आउट, राइट? चलो लिखो वहां पे, वॉट एवर इज द डेट बाय इंटरनेट चार्जेस अकाउंट डेबिट टू केश। ठीक है? इंटरनेट चार्जेसला डेबिटले आणि केश गेले. ठीक आहे? किती केश गेले? 1000 केश गेले, बरोबर? तो खर्चाला डेबिट आयच्या 1000 ओके, आणि 1000 केश गेले, बरोबर? येस, नरेशन लिखायच्या. बीइंग इंटरनेट रिचार्ज पैक परचेस्ड. ठीक है? देखो, हर चीज पढ़ाई वाली बात होती है, पढ़ना पड़ेगा ऐसा नहीं। कुछ चीजों को ना थोड़ा कॉमनली रिलेट करने की कोशिश करो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोग एक बार सोच के देखो, आप लोगों ने कार खरीदा या आप लोगों ने बाइक खरीदा, ये एक अलग चीज है, इसको वन टाइम आप खर्चा कर रहे हो, लेकिन उसमें पेट्रोल डलवा रहे हो, ये रिकरिंग नेचर का है, बार बार लगने वाला है, होता है ऐसा, है ना? तो सर अकाउंटिंग में भी ऐसा ही होता है। जरा देखना है यहाँ पे, इंटरनेट का कनेक्शन लगवाया, दैट इज अ वन टाइम कॉस्ट, लेकिन इंटरनेट को रिचार्ज करवाया, दैट इज अ रिकरिंग कॉस्ट, बार 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 लगते रहता है, राइट? तो जो कनेक्शन, जो वन टाइम कॉस्ट लग रहा है, उसको असेट करके रिकॉग्नाइज करना, लेकिन जो बार 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 आपको खर्चा लगता है, उसे एक्सपेंस करके रिकॉग्नाइज करना। ये क्या था? ये रिचार्ज था। रिचार्ज तो बार बार करना पड़ता है ना, तो दैट इज टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। ठीक है? चलो सर, देखते हैं आगे। आगे नेक्स्ट, इंटरनेट हो गया। फिर परचेज मेडिसिन फॉर कैश। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हमारा मेडिकल स्टोर है ना, तो हम लोगों ने क्यों मेडिसिन लिया? सर सर्दी जुकाम हो गया इसलिए मेडिसिन लिया, ऐसा है क्या? सर हेडेक हो रहा है इसलिए मेडिसिन लिया? हाँ नहीं ना? अरे सर हमारा मेडिकल स्टोर है, मेडिसिन बेचने का बिजनेस है ये मेरा, है ना? तो यहां पर मैं मेडिसिन को कहूंगा एज माय गुड्स। ठीक है? गेटिंग मी? जिस चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूं, उसे मैं क्या नाम से पुकारूंगा अकाउंटिंग भाषा में? गुड्स। ना गुड्स अंग्रेजी में बहुत अलग मीनिंग होता है। अकाउंटिंग में गुड्स का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग में गुड्स का मतलब होता है द थिंग इन विच वी आर डीलिंग। ठीक है? तो ये मेरे लिए हो गया गुड्स। ठीक है? सभी लोग जरा यहां पर एक बात को समझ लेंगे, ये थोड़ा सा आपके लिए भारी हो सकता है, लेकिन मैं अभी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पूरा नहीं, हल्का सा, मतलब पहले से आपको जानकारी हो, मैं बस इतना चाहता हूं। ये चीज आप पढ़ोगे आगे चल के, पूरी अकाउंटिंग पढ़ोगे, लेकिन अभी हल्का सा बता रहा हूं। सर देखो, इसकी अकाउंटिंग कैसे करना? अगर मैंने गुड्स खरीदा, मैं स्पेसिफिकली किसकी बात कर रहा हूं, अगर मैंने गुड्स खरीदा, तो इसकी अकाउंटिंग करने के दो अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है? ये दो तरीके के बारे में कहां लिखा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में लिखा है। एएस नाम का कोई चीज होता है, राइट? तो एएस 2 डील करता है अबाउट इन्वेंट्री।
वहां पर इसके बारे में लिखा हुआ है। अब ये क्या लिखा हुआ है सर? यहां पे दो तरह के अप्रोचेस है, एक को कहा जाता है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, एक को कहा जाता है पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। थोड़ा भारी हो गया मैं जानता हूं, लेकिन घबराओ मत, पढ़ेंगे डिटेल में लेटर, ठीक है। मैंने दो नाम बताया, कौन से दो नाम बताए? परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम और दूसरा नाम क्या बताया? पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। तो जब भी आप गुड्स परचेस करते हो, हम लोग पहले तो चूज करेंगे कि मुझे इन दोनों में से कौन सा सिस्टम अडॉप्ट करना है, और अकॉर्डिंगली मेरा अकाउंटिंग का तरीका बदल जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहां पे अडॉप्ट कर रहा हूं परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम, देन इन दैट केस इस मेडिसिन परचेज को मैं रिकॉग्नाइज करूंगा एज गुड्स परचेज। इसके लिए मैं खास अकाउंट बनाऊंगा जिसे हम कहेंगे इन्वेंट्री, जिसे साधारण भाषा में कहा जाता है गुड्स, ठीक है। तो आप लोग देखना कि कई किताबों में आपको वहां दिखाई देगा गुड्स अकाउंट, गुड्स अकाउंट, ठीक है। तो गुड्स अकाउंट, बेसिकली गुड्स अकाउंट नाम गलत है, गुड्स अकाउंट की जगह पे नाम होना चाहिए इन्वेंट्री अकाउंट। लेकिन ये अकाउंट बिल्कुल बन सकता है अगर आप परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हो तो, ठीक है। दूसरा सिस्टम है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। अगर पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम है तो आप इसे रिकॉग्नाइज करोगे एज अ रेगुलर एक्सपेंस, और इसको एक खास नाम से पुकारा जाता है, कॉल्ड एज परचेज, ठीक है। सर परचेज तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन वो कुछ भी परचेज अकाउंट में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। सिर्फ एक चीज को परचेज अकाउंट में रिकॉग्नाइज किया जाता है, एंड व्हाट इज दैट? गुड्स का परचेज, ठीक है। तो यहां पे दो अलग अलग सिस्टम हो गए, एक परपेचुअल, एक पीरियोडिक। फिलहाल हम लोग जो आगे बढ़ेंगे इसमें हमारा अजम्पशन होगा कि हम पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ आपको एक जानकारी दिया कि भैया आगे चल के इसके बारे में कुछ पढ़ोगे आप लोग, और इसको लेके आपको डिफरेंस इन ओपिनियन भी दिखाई देगा किताबों में, ठीक है। अब इसमें जनरली एक डिस्कशन हो जाता है कि ये ज्यादा सही है, ये वाला गलत है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, दोनों सही है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। लेकिन आप लोग अभी पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के मुताबिक आगे बढ़ोगे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहां पर एक स्पेशल अकाउंट बनाएंगे जब भी हम लोगों ने गुड्स परचेज किया, और उसका नाम होगा परचेज अकाउंट, ठीक है। तो ये कब यूज करूंगा मैं? जब भी मैंने गुड्स खरीदा तब। अब जरा सोच के देखो, यही मेडिकल स्टोर वाले ने स्टेशनरी परचेज किया, कर सकता है। इसने फर्नीचर परचेज किया, कर सकता है। तो यहां पर भी मैंने परचेज अकाउंट बनाया था क्या? नहीं, मैंने फर्नीचर परचेज किया तो फर्नीचर अकाउंट बनाया। अगर मैं स्टेशनरी परचेज करूंगा तो स्टेशनरी अकाउंट बनाऊंगा। लेकिन जब ये मेडिसिन खरीद रहा है जो कि इसका गुड्स है, तो ये कौन सा अकाउंट बनाएगा? परचेज अकाउंट, ठीक है। चलो, तो मैंने एक रेगुलर खर्चा इंकर किया, इसका नाम मैं कहूंगा परचेज, दिस इज माय एक्सपेंस। तो मैं परचेज अकाउंट को क्या करूंगा? नॉमिनल अकाउंट का रूल लगाते हुए डेबिट करूंगा, राइट। और बदले में पैसे गए, कैश गया मेरे पास, कैश इज गोइंग आउट, तो कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। तो इसका जर्नल एंट्री क्या लिखूंगा मैं? लिखो अभी, आ जाओ यहां पे, यहां लिख दो बाय परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखो, सबका पिकअप अलग अलग होगा, कुछ लोग जल्दी पिकअप करते हैं, कुछ लोग लेट पिकअप करते हैं, लेकिन मैं सभी को एक रिक्वेस्ट करूंगा कि पेशेंस रखना, धीरे धीरे सबको आएगा, ठीक है। अगर किसी को ये आ गया, वो सोच पा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। जिसको नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, अभी तो पहला, अभी तो शुरुआत है यार, धीरे धीरे हौले हौले सब आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चलो, तो कितने का परचेज है सर? ये सर 60,000 के मेडिसिन खरीदे सर। चलो लिख दो यहाँ पे 60,000। ओ जी, ठीक है, 60,000। तो एथे 80 लिखेंगे, नरेशन करेक्ट। तो बीइंग मेडिसिन्स मेडिसिन्स परचेज्ड फॉर कैश, करेक्ट। चलो, लास्ट पूरा खत्म नहीं हो पाएगा हमारा, लेकिन लास्ट एक देख लेते हैं। सर अगले इसमें हम लोगों ने फिर से मेडिसिन से परचेज किए, लेकिन इस बार खरीदा है ऑन क्रेडिट, उधार में लिया है सर।
तो जरा सोच के देखो, उधार में लिया तो मैं एंट्री करूंगा क्या इसकी? लिखूं क्या इसको? पैसे थोड़ी ना दिए, पैसे तो दिए नहीं तो लिखने की जरूरत है क्या? है ना? अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो लिखने की जरूरत ही नहीं है ना? सर ये जो मैंने स्टेटमेंट कहा ये सही भी है और ये गलत भी है। मतलब सर इसके लिखने की जरूरत हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सर ये कैसे समझेगा? इसके लिए भी डिपेंड कर रहा है कि मैं अकाउंटिंग किस तरह से कर रहा हूं। अब यहां पे दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक को कहते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक को कहते हैं मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हमारी सोच ऐसी होती है कि सर मैं अब तब एंट्री करूंगा जब पैसे आए या जब पैसे गए, बाकी मैं भाड़ में गया, मेरे को टेंशन ही नहीं, मेरे को लेना देना ही नहीं है। सर अगर पैसे आए तो लिखूंगा या पैसे गए तो लिखूंगा। ठीक है? दैट इज व्हाट इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो अगर मैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग लगा रहा हूं तो इसका एंट्री नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये उधार में है सर, पैसे दिए ही नहीं अभी मैंने। ठीक है? ओके। ऑल्टरनेटिवली दूसरा अप्रोच होता है मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है? अभी शुरुआत है, धीरे धीरे बार बार इसको रिपीट करता चलूंगा, जाएगा दिमाग में आराम से। दूसरा क्या कहा मैंने? मर्केंटाइल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो फॉलो करता है अक्रूवल, विच इज वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। सर बहुत भारी भारी बातें कर रहे हो, अरे टेंशन मत लो, सब आ जाएगा। ठीक है? तो ये जो होता है इसमें क्या कहा जाता है, सीधे साधे गाउटी भाषा में करके हूं तो मर्केंटाइल बेसिस कहता है कि भाई ट्रांजैक्शन को तब लिखो जब वो हुआ, यानी जब उसका बिल बना, तब आपने पैसे दिए हो या ना दिए हो, पैसे आए हो या ना आए हो, जब बिल बना तभी एंट्री कर लेने का। ठीक है? तो ऐसे दो तरह के सिस्टम होते हैं। फिलहाल हम लोग अक्रूवल यानी मर्केंटाइल बेसिस अज्यूम करते हुए अकाउंटिंग कर रहे हैं। तो सर फिर से मैंने मेडिसिन परचेज किए तो परचेज अकाउंट डेबिट, खर्चा। लेकिन इस बार मेरे जेब से पैसे नहीं गए सर, पैसे नहीं गए लेकिन मेडिसिन तो ले लिए ना, तो आई नीड टू रिकॉग्नाइज माई ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द सप्लायर। ठीक है? तो इसका जर्नल एंट्री मेरे साथ में सब लिखो अभी, वॉट एवर इज द डेट, यहां लिखो बाय, फिर से परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है? टू ट्रेड पेबल अकाउंट, क्या नाम लिखा मैंने? ट्रेड पेबल अकाउंट। ठीक है? ये मॉडर्न नाम है, इसका एक ट्रेडिशनल पुराना नाम भी है जिसे हम लोग कहते हैं क्रेडिटर्स। आप क्रेडिटर्स अकाउंट भी लिख सकते हो, चलेगा। ठीक है? लेकिन मॉडर्न फ्यूचरिस्टिक अगर मैं कहूं तो जो नाम है वो है ट्रेड पेबल, या एक और नाम है अकाउंट पेबल। ठीक है? सर कितने रुपए का परचेज किया हम लोगों ने? हमने 90,000 का परचेज किया, तो यहां पे लिख दो 90,000। 90,000। आप अगर ध्यान से देख रहे हो मैंने एक्सपेंस रिकॉग्नाइज किया परचेज, और एक पर्सनल अकाउंट बनाया जिसको पैसे देने, दुकानदार है उसका अकाउंट बनाया, उसको मैंने क्या कहा? ट्रेड पेबल अकाउंट। ठीक है? नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग मेडिसिन्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। इजी छे। बस ये प्रैक्टिस अपने को ये वीक में यही प्रैक्टिस करना है। ये वीक के एंड तक आप लोग जर्नल एंट्री पास करने में मास्टर बन जाओगे, ये पक्की बात है। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ेंगे। ठीक है? लेकिन ज्यादा खुशियां मत मनाना, जर्नल एंट्री में मास्टर बन गए ये, अरे भाई हेलो, ये अभी छोटा सा ही कदम है, उसके बाद और भी बहुत कुछ है। राइट? तो ठीक है, चलो आज के लेक्चर में आई होप थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग सोच और पा रहे हैं। राइट? और थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे डेवलप हो जाएंगे। ठीक है? चलिए, विद दैट लेट्स स्टॉप फॉर टुडे एंड वी विल कंटिन्यू बैक टुमारो। राइट? चलो बच्चों, बाय बाय ऑल ऑफ यू।